हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी विद्यार्थियों का मेरी क्लास में स्वागत है। मैं अर्जुन कुमार। आज शुरुआत कर रहे हैं वास्तविक संख्या की, जो 10th क्लास का चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है मैथ का, वास्तविक संख्या। आज हम तुम्हें वास्तविक संख्या पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या मतलब पहले हम लेते हैं संख्या। संख्या क्या होती है? संख्या से ही वास्तविक संख्या बनी है। जैसे संख्या दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या होती है, एक काल्पनिक संख्या होती है। एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या का हमें चैप्टर पढ़ना है, इसलिए पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या हमें मान लिया कुछ भी अपनी तरफ से, जैसे कोई संख्या की कल्पना करना। जैसे कहते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, एक समीकरण होगी। समीकरण में क्या है कि ये एक्स स्क्वायर बराबर प्लस का 2, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर 2 रूट में, जो रूट में होगा जब तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। अब इसमें दो हो जाते हैं कि दो चीज हो जाते हैं प्लस माइनस रूट 2, तो इसे कहते हैं काल्पनिक संख्या। इसे कहते हैं काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या अनेक प्रकार की होती है। जैसे सबसे नंबर 1 वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या। नंबर 2 पे अपरिमेय संख्या। इस चैप्टर की दो ही मुख्य क्रिया, मतलब दो ही ये पार्ट है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अन्य और भी इसकी संख्या है, जैसे प्राकृत संख्या। और नंबर 4 पे आती है पूर्ण संख्या, और हम कह सकते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या मतलब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या हमारे पास अंश और हर रहता है। अंश हर का मतलब इंग्लिश में कह सकते हैं इसे डिनोमिनेटर और नोमिनेटर। नोमिनेटर जैसे हम कह सकते हैं कि हम अंश बटे हर, हम कोई भी इसमें दो संख्या मान सकते हैं, जैसे रखने वाली p बटे q। इसमें क्या होता है कि जो ये चीज रहती है, q बराबर 0 नहीं रहना चाहिए। q बराबर 0 नहीं, अगर q बराबर 0 होता है तो वो मतलब परिमेय संख्या नहीं होती है। दूसरी बात इसमें कहता है कि इन दोनों संख्या का p है q का, p है q का HCF हमेशा एक होना चाहिए, हमेशा एक होना चाहिए, जिससे हमें अपरिमेय संख्या पता चलेगी। परिमेय संख्या हमने बता दिया कि HCF बराबर मतलब हमेशा एक होता है, वही हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, और ये अंश में हर में होगी। इतनी बात आज वर्गों को समझ में आ गई। जो रहती है हमारी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या रहती है? अपरिमेय संख्या मतलब होता है कि जिसका पॉइंट में हो, रूट में हो। जैसे हमने कह दिया ये रूट 2 परिमेय संख्या, इसमें कह सकते हैं कि रूट 3 भी अपरिमेय संख्या और रूट 5 भी अपरिमेय संख्या। इस प्रकार की या 1.33325 ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या इस प्रकार की होती है। अब बात करते हैं थोड़ी सी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है, तो ये प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। आपको पता होगा कि जैसे 1 2 3 4 5 प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 और 5 डॉट इंफिनिटी तक ये संख्या होती है। इसे हम n से प्रकट करते हैं, सब संख्या को इसके बराबर मानते हैं, n के बराबर मानते हैं। यहीं पर हम इसे नेचुरल नंबर ही बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर। नंबर 4 पे आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ऐसे बोलते हैं होल नंबर इंग्लिश में, इसे कहते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। होल नंबर 0 1 2 3 4 डॉट। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या मैंने बताई, इसमें धनात्मक हो सकती है, शून्य हो सकती है और ऋणात्मक हो सकती है। कहने का मतलब है कि प्लस में भी हो सकती है, 0 में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है।
पूर्णांक संख्या किस प्रकार, देखो इस प्रकार हो सकती है। हमने ये देखा कि चीज इसमें जीरो, इसके रिफ्लेक्शन, तो इसमें a प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7 प्लस का 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये है हमारी टाइप। इस शून्य भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। इन्हीं को बोलेंगे हम ऋणात्मक, इसको बोलेंगे हम शून्य, इंग्लिश में से जीरो कहते हैं। इसे बोलेंगे हम धनात्मक। संख्या में दूसरा नियम है यूक्लिड विभाजन परिमेय के। जो हमने जो पिछला पढ़ा था, थोड़ा बेसिक पढ़ा था, वो 9th का था, यानी कि मतलब जो हमने परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या और ये निकाली थी। जब यूक्लिड विभाजन परिमेय का जो पहला इसका फॉर्मूला है, ये यूक्लिड मतलब कोई व्यक्ति का नाम है जिसने इस नियम को दिया। विभाजन, विभाजन का मतलब होता है कोई संख्या को उसे तोड़ देना, और परिमेय का मतलब होता है ये परिमेय है कोई, क्योंकि एक समीकरण हो गई। जैसे इसमें हम डिवाइड वाले से करते हैं, यानी कि भाग रूप से, जिसे कहते हैं विभाज्य। विभाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल और प्लस में शेषफल। इसमें इस तरह का फॉर्मूला होता है, मतलब कहने के भाजक b के बराबर है, भागफल q के बराबर है और शेषफल r के बराबर है। इसे जो ये है, इसमें जीरो से बराबर भी रह सकता है और बड़ा भी रह सकता है। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कोई संख्या 5 ले ली और उसे मैं डिवाइड दे रहा हूँ 2 से, जैसे 2 दूनी 4, तो 4 हो गया, ये माइनस 1 का 1 हो जाता। अब कहने का मेरा मतलब है कि जो जीरो है वो यहाँ पर हम जीरो भी आ सकती है, की वजह से 5 में 5 भी आ सकता है, कि जीरो भी बच सकती है और नंबर भी बच सकता है। जो ये बचता है तो हम कह सकते हैं ये जीरो के बराबर भी हो सकता है r, और ये r जीरो से बड़ा भी हो सकता है। जो r से बड़ा 100% b रहेगा, और b हमारा क्या रहता है, ये भाजक जो 5 होता है, ये हमेशा जब बड़ा रहेगा तभी होगा। इसलिए इस फॉर्मूले को इस पर लागू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। जो यूक्लिड विभाजन परिमेय है, किसी को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। एल्गोरिथम का ही प्रयोग हमें आगे करना है। कैसे? हमें एचसीएफ ज्ञात करना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग भी करना है। पहले हम इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ होता क्या है? आपने जब छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि एचसीएफ अच्छे तरह से जानते होंगे। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहने मतलब है, इसे हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्तक। अब जो एचसीएफ ज्ञात करनी है, एचसीएफ, इसमें क्या होता है, जो आगे वाली संख्या रहती है वो बाहर हो जाती है और बीच वाली संख्या 225 अंदर रहती है। इसे हम डिवाइड देंगे, मतलब ऐसे करेंगे, इससे हमें एक बार पे कट जाएगा। तो 135 माइनस 5 में 0, 2 में से 3 ऐसे ले, 12 में से 3 गए, 9 बच गए। ये 35 अंदर आ जाएगा और फिर 90 से ये 2 बार में नहीं जा सकता, इसे भी 1 बार में ही जाएगा। तो 90 तो 5 आ जाएगा और 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा। इसमें अब 90 आ जाएगा और ये 2 बार में कट जाएगा और यहाँ पर 0 बचेगा। जो ये बचेगा ये हमारे का जाएगा एचसीएफ कहलाएगा। क्या जाएगा?
HCl 45। ठीक है, अब इसका हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है ये देखो। जो हमने पहला करा, हमने आपको बताया था कि विभाज्य भाजक और इंटू भागफल इंटू शेषफल हमें ये चाहिए। क्या है मतलब ये है कि हमें a बराबर b q और प्लस में r चाहिए। जो इसका फॉर्मूला है, जैसे कि हम a इक्वल टू b q प्लस में r, इसके बराबर इसकी तुलना करते हैं। जैसे एक बार डिवाइडेड रूट लेते हैं, इसको मान लेते हैं जैसे b होता है और q, और इसके अंदर आ जाएगा a और इसे हम मान लेंगे r। इस प्रकार के फॉर्मूले थे, मैंने आपको बता दिया है कि कैसे। जो b होता है इसे हम बोलते हैं भाजक, इसे हम बोलते हैं भाजक। जो a होता है उसे हम बोलते हैं विभाज्य, और जो ये होता है इसे बोलते हैं भागफल, और जो ये होता है इसे बोलते हैं शेषफल। इसी के साथ हमें पहला चरण कंप्लीट करना है। पहला चरण क्या होता है देखो, चरण नंबर फर्स्ट, इसमें जो 135 ये और ये शेषफल। कहने का तात्पर्य यह है कि जो 135 है वो किसका मान है, वो b का मान है, और जो 225 है वो किसका मान है, a का मान है, और q का मान 1 होगा और r का मान 90 होगा। तो सबसे पहले हम a का मान रखते हैं, a का मान 225 इसी कर लो। अब b का मान हो जाएगा, b का मान कितना, 135 में लिखा इंटू, अब किसका मान आएगा, q का मान आएगा, q का मान है 1, और फिर आ जाएगा हमारा r का मान कितना है 90। तो पहला चरण कंप्लीट होता है इसी के साथ, ये मतलब इसके यूक्लिड विभाजन द्वारा जो परिमेय फॉर्मूला है उसके अनुसार। चरण नंबर हमारा साइड में शुरू होता है, जितने चरण इसमें बनेंगे उतने ही हम इनको करने पड़ते हैं। इसमें सबसे पहले इसमें देखते हैं कि e के समान है, ये b का मान है, ये a का मान है, और ये q का मान है, और ये r का मान है। तो इसमें आ जाता है 135 यानी कि 135, और इक्वल टू मतलब b का मान 90, और इनटू में आता है 1, और प्लस में आ जाता है 45। तीसरे चरण में कंप्लीट आते हैं, तीसरे चरण यानी कि 3 चरण में ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। चरण नंबर 3, तो ये होता है इसमें 90b जो है वो a का मान हो जाएगा, इसी का 45 और इंटू 2, ये b का और q का मान हो जाएगा। आज प्लस में कोई मान नहीं, जहां पर 0 हो जाए यानी कि r का मान 0 हो जाए वहां पर ये समीकरण कंप्लीट मान जाते हैं। इसी प्रकार हमारा देखो सेकंड क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक नहीं है। हमें ये बताना है, हमें फॉर्मूला वही लगाना है जो भी हमने लगाया था, a बराबर b q प्लस में r। इसी फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, जहां पर a और b क्या है, एक पूर्णांक है, a वह b एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, क्या है a भी पूर्णांक है। इसके लिए हमने जो 6 इसमें 3 संख्या दी है, 6 प्लस q और 6 प्लस q 1, और या 6 प्लस q 3, और एक संख्या दी है 6q प्लस 5। इसमें हमें a का मान क्या करना है, यानी कि हम जो समीकरण है इसमें इसे मान लेते हैं कि b बराबर क्या मतलब है कि फॉर्मूले से तुलना करने पर या सूत्र से तुलना करने पर जो b बराबर वो 6 है, और q बराबर q है, और r बराबर 1 है, 3 है और 5 है। ये हमें देखना है कि
हमारा क्या है, विषम पूर्णांक। अब देखते हैं कि जो संख्या है इसमें आर क्या है कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमने बी का मान मिल गया और क्यू का मान। अब इसमें चलते हैं कि आर 0 से बराबर हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था पहले ही कि 0 आर बराबर हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, मगर इसमें बोला कि जो लास्ट वाले जो आर का मान है वो 5 है, यानी कि वो आर से बड़ा 6 होगा, मतलब 6 होगा। तो हमें ये निकालना है, यानी कि हमें ये पता चल गया कि n बराबर या 1 मान सकते हैं, 2 3 4 और 5 और 6 कितने मान सकते हैं, और ये हमारे r बराबर भी हो जाएंगे जो हमें रखने हैं। तो हम मान लेते हैं अपनी तरफ से कि जो a बराबर जो पहली संख्या मान लेते हैं 6 क्यूब, जो कि हमने इसमें क्या मान लिया क्योंकि r का मान 0 माना तो इक्वल टू कितना आ गया a बराबर 6 क्यूब। दूसरे वाले में a बराबर 6 क्यूब प्लस में 6 क्यूब प्लस में 1, तो आएगा 6 क्यूब प्लस 1। दूसरी बात में a बराबर 6 क्यूब प्लस 2 माना तो 6 प्लस 2 आ गया। a बराबर 6 a प्लस में 3 हो गया तो 6 क्यूब प्लस में 3 आ गया। a बराबर 6 क्यूब प्लस में 4 बराबर 6 क्यूब प्लस 4 आ गया, और a बराबर 6 क्यूब प्लस में 5 और प्लस 6 में 5 आ गया। इसमें हमें विषम पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक कौन नहीं हो सकता, इसमें विषम धन पूर्णांक 6 क्यूब और 6 क्यूब प्लस 2 और 6 क्यूब प्लस 4 ये धनात्मक पूर्णांक नहीं होंगे। इसमें सम धन पूर्णांक होंगे और ये सम धन पूर्णांक होंगे, और ये सम धनात्मक पूर्णांक होंगे। इसमें हमने देखा कि हमने सारे मान निकाले जिसमें हमने धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक अलग नहीं होंगे, और जो बचे हैं यानी कि ये जो हमारे पहले लिखे हुए थे +1 +3 और +5 ये हमारे क्या होंगे, विषम पूर्णांक होंगे, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। हाँ, यहाँ पर क्यू पूर्णांक होगा। प्रश्न नंबर 3, जैसे कि हमने प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नंबर 2 करें, प्रश्न नंबर 3 करें। इसमें